साहित्य लेखन के कई रूप होते हैं, जैसे नाटक, निबंध, कहानी, उपन्यास, जीवनी, यात्रावृत्त, संस्मरण, कविता। ये सब साहित्य के अलग अलग रूप हैं। इन्हें साहित्य की विधाएं कहते हैं। साहित्य की हर विधा की अपनी विशेषता होती है और साथ ही हर विधा का अपना आनंद होता है। इन्हीं विधाओं में एक प्रमुख विधा है शब्द चित्र या रेखा चित्र। जिस प्रकार एक चित्रकार अपनी बारीक रेखाओं से धीरे धीरे एक सुंदर चित्र उकेर देता है, ठीक उसी तरह से एक साहित्यकार शब्दों के माध्यम से किसी घटना, दृश्य या व्यक्ति का वर्णन इस प्रकार से करता है कि पाठक के मन पर उस घटना, व्यक्ति या दृश्य का पूरा चित्र उभर जाता है। वर्णन की इसी विशेषता के कारण इस साहित्यिक विधा को शब्द चित्र कहते हैं। इसे रेखा चित्र भी कहते हैं। नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं ज्ञान समग्र चैनल पर हिंदी क्लासेस। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे मियां नसीरुद्दीन, जो कि कृष्णा सोबती द्वारा रचित एक शब्द चित्र है और उनकी पुस्तक हम हशमत से इस रचना को लिया गया है। हुआ यूं कि एक दिन लेखिका दिल्ली के जामा मस्जिद के पिछले इलाके, जिसे मटिया महल कहते हैं, और उस मटिया महल में गढ़ैया नामक एक छोटा सा मोहल्ला है जो प्रमुखतः मुस्लिम बस्ती है। बस्ती के बीच पतली तंग गलियां हैं और इन गलियों के दोनों तरफ कतार में नानबाइयों की दुकानें हैं। नानबाई अर्थात रोटी बनाने की दुकानें। यहाँ तरह तरह की रोटियां बनाई जाती हैं और ग्राहकों को सर्व की जाती हैं। अचानक लेखिका एक दुकान के सामने रुकती हैं। दुकानदार उन्हें ग्राहक समझ करके पूछता है कि आपको क्या चाहिए। बातों ही बातों में लेखिका को पता चलता है कि वह इस इलाके के मशहूर नानबाई मियां नसरुद्दीन की दुकान के सामने खड़ी होती हैं। बातचीत के दौरान लेखिका को मियां नसरुद्दीन का व्यक्तित्व और उनके बातचीत करने का ढंग बड़ा ही दिलचस्प लगता है। कुछ और जानने के लिए, उनके हुनर और रोटियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी जुटाने के लिए लेखिका मियां नसरुद्दीन से बातचीत करती है। इस दिलचस्प बातचीत के आधार पर ही लेखिका ने मियां नसरुद्दीन के दिलचस्प व्यक्तित्व, उनकी रुचियों और उनकी विचारधारा का एक बड़ा ही सुंदर खाका इस शब्द चित्र के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो आइए देखते हैं मियां नसरुद्दीन नामक इस पाठ का सारांश और साथ में चर्चा करते हैं इस पाठ के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का। इस वीडियो के पूरे कंटेंट को आप पीडीएफ रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ का सारांश और उसके बाद इस पाठ के प्रश्न अभ्यास। मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र कृष्णा सोबती की पुस्तक हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का एक शब्द चित्र खींचा गया है। मियां नसरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपनी खानदानी महारत बताते हैं। वे ऐसे इंसान हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। मियां नसीरुद्दीन अपने पूर्वजों पर गर्व करते हैं और उनका बखान करते न थकते हैं। साथ ही एक विशेष तरह की वाचालता भी इनकी विशेषता है। अपनी इसी वाचालता के कारण वह सवालों के जवाब सीधे न देकर सवालों के रूप में ही देते हैं और कभी कभी इसी वाचालता के कारण अपने ही बातों में फंस जाते हैं। लेखिका बताती है कि एक दिन वह मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले की तरफ निकली तो एक अंधेरी व मामूली सी दुकान पर आटे का ढेर सनते देखकर उसे कुछ जानने का मन हुआ। पूछताछ करने पर पता चला कि यह खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन की दुकान है।
ये 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर हैं। मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी पी रहे थे। उनके चेहरे पर अनुभव और आंखों में काइयां भोलापन व माथे पर मजे हुए कारीगर के तेवर थे। लेखिका के प्रश्न पूछने की बात पर उन्होंने अखबारों पर व्यंग किया। वे अखबार बनाने वाले और पढ़ने वाले दोनों को निठल्ला समझते हैं। लेखिका ने पूछा कि आपने इतनी तरह की रोटियां बनाने का गुण कहाँ से सीखा। उन्होंने बेपरवाही से जवाब दिया कि यह उनका खानदानी पेशा है। इनके वालिद मियाँ बरकत शाही नानबाई थे और उनके दादा आला नानबाई मियाँ कल्लन थे। उन्होंने खानदानी शान का एहसास कराते हुए बताया कि उन्होंने यह काम अपने पिता से सीखा है। नसीरुद्दीन ने बताया कि हमने यह सब मेहनत से सीखा है। जिस तरह बच्चा पहले अलिफ से शुरू होकर आगे बढ़ता है या फिर कच्ची पक्की दूसरी होते हुए ऊंची जमात में पहुंचता है, उसी तरह हमने भी छोटे छोटे काम जैसे बर्तन धोना, भट्ठी बनाना, भट्ठी को आंच देना आदि करते हुए यह हुनर पाया है। तालीम की तालीम भी बड़ी चीज होती है। खानदान के नाम पर वे गर्व से फूल उठते हैं। उन्होंने बताया कि एक बार बादशाह सलामत ने उनके बुजुर्गों से कहा कि ऐसी चीज़ बनाओ जो न आग से पके और न पानी से। उन्होंने ऐसी चीज़ बनाई और बादशाह को खूब पसंद आई। अपनी वाचालता में वे डींगे हाँकने में भी पीछे नहीं हैं। उन्होंने बताया कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। लेखिका ने इस कहावत की सच्चाई पर प्रश्न चिन्ह लगाया तो वे भड़क उठे। लेखिका जानना चाहती थी कि उनके बुजुर्ग किस बादशाह के यहाँ काम करते थे। अब उनका स्वर बदल गया। वे बादशाह का नाम स्वयं भी नहीं जानते थे। वे इधर उधर की बातें करने लगे। अंत में खींचकर बोले कि आपको कौन सा उस बादशाह के नाम चिट्ठी भेजनी है। लेखिका से पीछा छुड़ाने की गरज से उन्होंने बब्बन मियाँ, जो उनके ही एक शागिर्द हैं, को भट्ठी सुलगाने का आदेश दिया। लेखिका ने उनके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वे न केवल उनके शागिर्द हैं बल्कि उन्हें मजदूरी भी देते हैं। लेखिका ने रोटियों की किस्में जानने की इच्छा जताई तो उन्होंने फटाफट नाम गिनवा दिए। बाकरखानी, शीरमाल, ताफ्ता, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गावा, दीदा, गाजेबान और तुनकी। फिर अपनी पुरानी यादों में खोते हुए अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हैं। उतर गए वे जमाने और गए वे कद्रदान, जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से, निगली और हजम। तो इस प्रकार आपने देखा मियाँ नसरुद्दीन पाठ का सारांश। अब आइए देखते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर जो परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। पहला प्रश्न है, मियाँ नसरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार पूछा गया है। इसका उत्तर देखते हैं। मियाँ नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा कहा गया क्योंकि वे मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला का बखान करते थे। वे नानबाई के हुनर में माहिर थे। उन्हें 56 तरह की रोटियां बनानी आती थीं। यह 3 पीढ़ियों से उनका खानदानी पेशा था। मियाँ रोटी बनाने को कला मानते हैं तथा स्वयं को उसका उस्ताद कहते हैं। उनका बातचीत करने का ढंग भी महान कलाकारों जैसा है। ये जो गुण हैं, इसके कारण मियाँ नसरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा कहा गया। अगला प्रश्न देखते हैं। लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी। ये प्रश्न हालांकि बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी आपको जानना चाहिए। उत्तर देखते हैं। लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन के पास इसलिए गई थी ताकि वे रोटी बनाने की कारीगरी को जानें तथा उसे लोगों को बता सकें। मियाँ 56 तरह की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे। वह उनकी इस कारीगरी का रहस्य भी जानना चाहती थी, इसीलिए उसने मियाँ से अनेक प्रश्न पूछे। अगला प्रश्न है, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियाँ नसीरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी।
ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा गया है। ये इसमें आपको बताना है, आपने जैसा कि कहानी में देखा कि मियां नसरुद्दीन पहले बड़े उत्साह से लेखिका की बातों का जवाब देते हैं, लेखिका से बातें करते हैं, लेकिन लेखिका ने जब एक सवाल किया कि आपके पूर्वज किस बादशाह के समय में, दिल्ली के किस बादशाह के समय में शाही बावर्ची खाने में काम करते थे, वहाँ अपने एक तरह से बातों में फंस जाते हैं मियां नसरुद्दीन। एक्चुअली मियां नसरुद्दीन जो भी बातें लेखिका को अपने पूर्वजों के बारे में बता रहे थे, वो अपने पूर्वजों का बखान करने के लिए एक तरह से डींगे हाँक रहे थे और कही सुनी बातें बता रहे थे। उन्हें खुद ही दिल्ली के बादशाह का नाम नहीं पता था और यही कारण है कि वो लेखिका की बातों को इधर उधर घुमाने लगते हैं और लेखिका इस बात को पकड़ लेती है। इसीलिए बार बार वो कोशिश करती है, दबाव डालती है कि वो बताएं कि किस दिल्ली के किस बादशाह के शासनकाल में उनके पूर्वज बावर्ची खाने में थे। अब इन्हीं बातों को आपको उत्तर में शामिल करना है। मियां नसरुद्दीन अपनी कला में माहिर सुप्रसिद्ध नानबाई थे। वे स्वभाव से बड़े बातूनी और अपनी तारीफ स्वयं करने वाले भी थे। बातचीत के दौरान उन्होंने लेखक को बताया कि 3 पीढ़ियों से वे खानदानी नानबाई हैं। उनके दादा वालिद मरहूम बादशाह सलामत के शाही बावर्ची खाने में ऐसे पकवान पकाया करते थे कि बादशाह सलामत खूब खाते और खूब सराहते थे। इस पर लेखिका ने जब उनसे बादशाह का नाम पूछा तो वे नाराज होकर बोले, क्या कीजिएगा, कोई चिट्ठी रुक का भेजना है। यह कहकर वे उखड़ गए। ऐसा जान पड़ता है कि बादशाह के विषय में वे झूठ बोल रहे थे, इसी कारण रुखाई से अपने काम में लगे। अगला प्रश्न है, मियां नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देखकर यह मजमून न छेड़ने का फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए इसे स्पष्ट कीजिए। कहानी में आपने देखा है कि लेखिका एक के बाद एक कई सवाल पूछती है, लेकिन जब वो ये सवाल करती है कि आपके पूर्वज किस बादशाह के समय में शाही बावर्ची खाने में काम करते थे, तो वहाँ मियां नसरुद्दीन सही जवाब नहीं दे पाते हैं और अपनी ही बातों में फंस जाते हैं। इसके बाद लेखिका के प्रश्नों में उनकी दिलचस्पी समाप्त हो जाती है और वो लेखिका की बातों को इधर उधर टालने लगते हैं। बार बार कोशिश करने पर लेखिका के उनके चेहरे पर थोड़ा तनाव या गुस्सा उभरने लगता है। इसी अंधड़ को देख करके लेखिका उनसे इस संदर्भ में अब और सवाल नहीं पूछती है, बल्कि हल्के फुल्के सवाल, नए सवालों को पूछती है। तो ये जो तनाव और गुस्सा उनके चेहरे पर आया, उसके पहले और बाद की उनके स्वभाव को स्पष्ट करना है। लेखिका ने मियां नसीरुद्दीन से बादशाह का नाम पूछा तो वे सही उत्तर नहीं दे पाए। लेखिका द्वारा बहादुर शाह जफर का नाम लेने पर वे चिढ़ गए और बोले कि यही नाम लिख लीजिए, आपको कौन सी बादशाह के नाम चिट्ठी भेजनी है। वह लेखिका की बातों से उकता गए थे, इसीलिए उन्होंने उसे नज़रअंदाज करने के लिए अपने कारीगर बब्बन मियाँ को भट्ठी सुलगाने का आदेश दिया। लेखिका उनके बेटे बेटियों के बारे में जानना चाहती थी, परंतु मियाँ के चेहरे पर चिढ़ता हुआ भाव देखकर वो चुप रह गई। फिर उसने पूछा कि कारीगर लोग आपकी शागिर्दगी करते हैं? तो मियाँ ने गुस्से में उत्तर दिया कि खाली शागिर्दगी ही नहीं, 2 रुपये मन आटा और 4 रुपये मन मैदा के हिसाब से मैं इन्हें गिनकर मजदूरी भी देता हूँ। लेखिका द्वारा रोटियों का नाम पूछे जाने पर मियाँ ने पल्ला झाड़ते हुए कुछ रोटियों के नाम गिना दिए। इसके बाद लेखिका ने उनके चेहरे पर तनाव देखा। अगला प्रश्न देखते हैं, पाठ में मियां नसरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कैसे खींचा है। ये प्रश्न बहुत बार नहीं पूछा गया लेकिन महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न में आप पाठ के शुरुआती हिस्से में लेखिका ने जो मियां नसरुद्दीन के बाहरी व्यक्तित्व का खाका खींचा है उसके बारे में बताएंगे। क्या है वो? पाठ में मियां नसरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने इस प्रकार खींचा है। हमने जो अंदर झांका तो पाया, मियां चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आँखों में काइयाँ भोलापन और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर।
तो इस तरह से आपने इस पाठ का सारांश देखा और साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी देखे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी ज्ञान समग्र चैनल के साथ। अगले वीडियो में हम किसी नए पाठ के साथ या नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।